पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं रीमा अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। मृदा नमूना परीक्षण पर जानकारी, मुर्गियों में लगने वाले विभिन्न बीमारियों से बचाव पर जानकारी, किसान भाइयों, फसल चाहे कोई भी हो, उससे अच्छा उत्पादन लेने में मृदा का भी उतना ही योगदान होता है जितना बीज व अन्य प्रबंधनों का। परंतु प्राय किसान इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और यही गलती किसानों के लिए आगे चलकर कम उत्पादन का कारण बनती है। क्योंकि किसान भाइयों, फसल की अच्छी बढ़वार व उत्पादन हेतु विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो मृदा की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। यह देखा भी जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से मृदा के अत्यधिक दोहन एवं उचित प्रबंधन के अभाव में फसलों के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। किसान भाइयों, इस उत्पादन में होने वाली गिरावट को कैसे रोका जाए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस हेतु आपको टिकाऊ खेती की ओर ध्यान देना होगा, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात करते हैं मृदा परीक्षण की। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी परीक्षण करवाया क्यों जाता है। मिट्टी परीक्षण मिट्टी की पोषक तत्व प्रदाय क्षमता ज्ञात करने एवं जमीन में मिलाए गए उर्वरकों की उत्तरदायिता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा परीक्षण के आधार पर फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरकों की उपयुक्त तथा लाभकारी दर निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है तथा ऐसी भूमि जहां उर्वरकों की आवश्यकता नहीं है वहां पर उर्वरकों का प्रयोग न करके उनकी बचत करना तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने के लिए भी किया जाता है। फसलों की इष्टतम उपज प्राप्त करने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार उर्वरक तथा सुधार प्रयोग करने हेतु तथा उर्वरकों की उपयोग क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना कैसे लिया जाए। तो किसान भाइयों, नमूना ऐसी जगह से लिया जाए जो कि उन मिट्टियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सके। खेत को उसकी स्थिति, समतल, ऊंची नीची, ढलान एवं मिट्टी की किस्म के अनुसार बांट लेते हैं। इसके अलावा नमूना लेने के लिए लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र से 15 से 20 स्थानों का रैंडम चयन करते हैं। नमूना लेने वाले स्थान से घास फूस इत्यादि साफ कर लेते हैं। खुरपी या फावड़े की सहायता से लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा अंग्रेजी के वी आकार का गड्ढा खोदकर किसी भी तरफ से पूरी गहराई तक की मिट्टी की एक समान परत काट कर किसी साफ बाल्टी में एकत्रित कर लेते हैं तथा एकत्रित नमूने को आपस में अच्छी प्रकार से मिला लेवें एवं छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद नमूने के डेलों को फोड़कर बारीक बनाकर खरपतवार व पौधों की जड़ें, कंकड़ पत्थर आदि को निकालकर फेंक देना चाहिए। किसान भाइयों, बची हुई मिट्टी को गोल या चौकोर रूप देकर 4 भागों में विभाजित कर दो। विपरीत दिशा के भाग निकालकर अलग करने का कार्य तब तक करते रहें जब तक कि 500 ग्राम मिट्टी शेष न रह जाए एवं मिट्टी को किसी साफ पॉलीथीन या कपड़े की थैली में भरकर उसमें पहचान के लिए सूचना पत्र को अंदर डालकर
प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए। लवण प्रभावित भूमि से मिट्टी नमूना लेने के लिए 90 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर एक तरफ से सपाट कर लें। फिर वहां से ऊपर से नीचे की ओर 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर एवं 60 से 90 सेंटीमीटर की परतों से आधा आधा किलो मिट्टी अलग अलग थैलियों में रखकर व परतों की गहराई लिखकर सूचना पत्र में स्थान का भूजल स्तर, सिंचाई का स्रोत आदि जानकारी भी लिखकर मिट्टी नमूने को प्रयोगशाला में परीक्षा हेतु भेजना चाहिए। फलदार पौधे लगाने के लिए 2 मीटर तक नमूना लेना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जमीन की गहराई की परतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। साथ ही जमीन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा फलदार पौधों की बढ़वार के लिए महत्वपूर्ण होती है। 2 मीटर के गड्ढे में एक तरफ सपाट करके 15, 30, 60, 90, 120, 150 एवं 180 सेंटीमीटर की गहराई पर निशान बनाकर अलग अलग परतों से अलग अलग मिट्टी नमूना 1/2 किलो एकत्रित करें। सूचना पत्र में अन्य जानकारियों के साथ परतों की गहराई भी लिखें। इस प्रकार तैयार नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ सावधानियां रखना आवश्यक होता है। जहां खाद का ढेर रहा हो वहां से नमूना न लें। पेड़ के नीचे, मेड़ों के पास, रास्ते के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए। साफ औजारों तथा साफ थैलियों का उपयोग करें। अधिक पोषक तत्व शोषित करने वाली फसलों के क्षेत्रों के नमूने एवं जहां केवल अनाज की फसल ही ली गई हो तथा डंठल एवं ठूंठें खेत में ही छोड़ दी गई हो के नमूने अलग अलग लेना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक समय तक पानी भरा रहता हो वहां से नमूना नहीं लेना चाहिए। मृदा अपरदन के कारण जिस क्षेत्र की ऊपरी सतह कटकर बह गई हो तो उसके नमूने अलग से लेना चाहिए। यदि नमूना लेने वाला क्षेत्र बड़ा है तो नमूनों की संख्या उसी के अनुरूप बढ़ा लेनी चाहिए। एकत्रित मृदा नमूनों को न तो उर्वरकों के बोरे के पास रखना चाहिए और न ही उनके ऊपर सुखाना चाहिए। इसके अलावा नमूने का सही रिकॉर्ड रखना भी आवश्यक होता है। नमूना कब लें? यदि सघन कृषि की जा रही है तो नमूने एक फसल चक्र के रूप में होने पर प्रति वर्ष लेने चाहिए, अन्यथा 3 वर्ष में एक बार मिट्टी परीक्षण करवाना पर्याप्त होता है। नमूनों को प्रयोगशाला में कैसे भेजें? तो किसान भाइयों, मिट्टी के नमूने के साथ भेजे जाने वाले सूचना पत्र की 2 प्रतियां तैयार करें। एक प्रति थैली के अंदर रखकर तथा दूसरी प्रति को थैली का मुंह बांधने के साथ बांध देनी चाहिए। सूचना पत्र पर निम्नलिखित जानकारी देना चाहिए, जिसमें किसान का नाम व पता, नमूना एकत्र करने की दिनांक, खेत का नंबर या नाम, पिछली बोई गई फसल एवं प्रस्तावित फसल का नाम इत्यादि। एकत्रित नमूनों की जांच के लिए स्वयं डाक पार्सल द्वारा या किसी कृषि प्रसार कार्यालय के माध्यम से निकट की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए। मिट्टी परीक्षण हेतु शासन द्वारा निर्धारित रियायती दर, शासन द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी के सूक्ष्म तत्व विश्लेषण करने हेतु सामान्य कृषकों के लिए 40 रुपए प्रति नमूना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 रुपए प्रति नमूना शुल्क निर्धारित किया गया है। मुख्य तत्वों के विश्लेषण हेतु सामान्य कृषकों के लिए 5 रुपए प्रति नमूना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए 3 रुपए प्रति नमूना निर्धारित किया गया है। तो किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं तो आप अपने खेत में ली जाने वाली फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि सह व्यवसायों के रूप में प्रदेश के लघु, सीमांत एवं मध्यम किसान भाई बकरी पालन का कार्य करके अच्छा लाभ कमाते हैं, परंतु कभी कभी कुछ बीमारियों के कारण यह व्यवसाय कम लाभकारी ही हो पाता है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे बकरियों में लगने वाले रोग डायरिया के बारे में।
इस रोग से ग्रसित बकरी काफी कमजोर हो जाती है तथा कुछ बकरियां मर भी जाती हैं और बहुत से बकरी पालकों को इसकी सही जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण देर से इलाज करवाते हैं। परिणाम स्वरूप हानि का सामना करना पड़ता है। हमारे संवाददाता ने भ्रमण के दौरान ग्राम नया टोली जिला रांची की कृषिका रश्मि कुंजूर से मुलाकात की तो उनकी बकरियों में भी कुछ इसी प्रकार की समस्या देखने में आ रही है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। मेरा नाम रश्मि कुंजूर है। मैं सामलोंग नया टोली रांची झारखंड में रहती हूँ। अभी मेरी बकरी की हालत ख़राब है और उनको पतला दस्त, डायरिया हो रहा है। तो मैं डॉक्टर से जानकारी लेना चाहती हूँ कि उनका इलाज के लिए क्या क्या उपाय है और कौन कौन सी दवाई दें और उसके खाने पीने के बारे में हमें सही जानकारी दें। अतः किसान भाइयों, बकरियों में डायरिया रोग के कारण, लक्षण एवं निदान तथा बचाव के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आरबीसी रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार सिंह। रश्मि कुंजूर जी, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बकरियों में दस्त बीमारी प्राय हुआ करती है। तो जब तक आप हम लोग कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये किसकी बीमारी नहीं हो उसका पहले ही इलाज कर देना चाहिए। हम यहाँ पाने पता लगा कि आपके पड़ोस में भी बकरियाँ बांटी गई थी जिसमें एक बकरा का मृत्यु भी हो गया था। उसका मेन कारण था कि उस समय पर दवा नहीं दी है। और बरसात में दस्त बीमारी बहुत काफ़ी होती है, इसलिए बरसात में जो हमारे बकरी घास को चरती है तो उसमें कीटाणु बहुत उसके पेट में चले जाते हैं, परजीवी, जिसके चलते दस्त होने के चलते बीमारी हो जाती है। तो ऐसे भी बकरियों में साल में 3 बार कृमिनाशक दवा अवश्य देनी चाहिए। कृमिनाशक दवा में जो गर्भवती बकरी है उसको फेल्बेंडाजोल 8 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन पर, और जो गर्भवती है उसको एल्बेंडाजोल 8 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन पर 3 माह पर इसको हमेशा देते रहना है। और बरसात के दिनों में 2-2 माह पर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसमें से प्रकोप होने की ज़्यादा चांस रहती है। साथ साथ जो हम लोग हरा घास देते हैं, हरा घास भी सीधे ला के देने से उसमें भी दस्त का संभावना बढ़ जाती है। तो घास दें तो थोड़ा सा उसको सुखाने के बाद ही बकरियों को खिलाएं। और अब तो आपकी बकरी को ये दस्त की बीमारी हो गई है, तो ये जाने कि दस्त की बीमारी के 3-4 कारण हैं। एक बैक्टीरिया से भी होता है, एक प्रोटोजवा से भी होता है, और एक ये परजीवी से भी होता है। तो तीनों से होता है। तो अभी जैसा आपकी बकरी की स्थिति है, बकरी की स्थिति देखते हुए इसको प्रोटोजवा का भी दवा देना है और ये परजीवी का भी देना है और साथ साथ ये बैक्टीरिया को भी देना है। तो उसके लिए ओफ्लोकाइन टीजेड या बहुत सा दवा टीजेड नाम से आता है, उसको अब मैंने कि आधा गोली से 1 गोली आपके बकरी के वजन के हिसाब से 3 दिन तक सवेरे शाम अवश्य दें। यदि ज़्यादा प्रकोप है तो उसको दिन में 3 बार कर दें। उसके अलावे आपको यदि उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मिला दें। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मिलाने से क्या होगा कि प्रोटोजवा को बहुत बढ़िया से उसको मार देता है। तो ये अब देंगे तो अपना उससे बकरी को आपको दस्त ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि कृमिनाशक दवा हमेशा उसको देते रहें। दूसरी बात है कि अभी बकरी आपकी बहुत कमज़ोर हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसका लीवर भी कमज़ोर हो जाता है। तो लीवर करने के लिए लीवर टॉनिक देना है। तो उसके लिए आपको बहुत सारा लीवर टॉनिक आता है, इंजेक्शन के रूप में आता है, लिवोजन आता है, बेलामिल आता है। उसको आपको 1 से 2 ml मास में 3 दिन तक लगातार एक में लगा दीजिए, 1 से 2 ml, और उसके बाद फिर 1 दिन गैप करके 3 दिन लगा दीजिए। तो जो थोड़ा उसकी कमजोरी है, कमजोरी उसकी दूर हो जाएगी और बकरा आपका स्वस्थ हो जाएगा या बकरी स्वस्थ हो जाएगी। और साथ साथ यदि बीमारी हो जाता है तो एंटीबायोटिक देना है, दवा जो आपको बता चुके हैं, प्रोटोजवा के लिए देना है, तब आपका जानवर। उसके बाद लीवर टॉनिक देना है कि उसका लीवर ठीक हो जाए, तो आपकी बकरियाँ ठीक हो जाएंगी। अभी और भी कई जानकारियां बाकी है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। हम लाएंगे बदलाव। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, एक्सपोर्ट क्वालिटी हैवी ड्यूटी गियर वर्क्स, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर।
कृषि सह व्यवसायों के रूप में अपनाए जाने वाले व्यवसायों में मुर्गी पालन का प्रमुख स्थान है और बहुत से किसान भाई इसे अपनाकर लाभ कमा रहे हैं, किंतु यह लाभ कभी कभी रोगों के कारण हानि में बदल जाता है। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं रानीखेत रोग की। इसका प्रकोप एक बार फार्म हाउस में होने पर अधिकांश मुर्गियों की बढ़वार रुक जाती है तथा 10 से 15% मुर्गियां मर भी जाती हैं और यह देखने में आता है कि मुर्गी पालकों को सही जानकारी न होने के कारण उचित समय पर निदान नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप इस व्यवसाय में हानि का सामना करना पड़ता है। अतः मुर्गी पालक भाइयों, रोग के कारण, लक्षण व निदान के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मुर्गियों में जो बदलते मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती है। वैसे तो मुर्गियों में मैं आपको अभी कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में बताऊंगा कि जिससे हमारी मुर्गियों में मृत्यु दर काफी अधिक होती है। एक बीमारी का नाम है रानीखेत डिजीज, जिसको कि हम लोग गाँव तक की भाषा में पिंकी भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि मुर्गी जो भी हम चूजे लाते हैं, ठीक है, वो मुर्गियों में झुकने टाइप ऐसा लग रहा है कि उसको नींद आने लगता है मुर्गियों में, क्योंकि एक विषाणु जनित रोग है। अगर बीमारी हो गई तो फिर इससे बड़ा बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें जो एक कहावत होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये टोटली पोल्ट्री फार्मिंग पे सूट करता है। तो रानीखेत डिजीज के बारे में बता दूं कि इसमें क्या होता है कि आपका जो मुर्गी है, ठीक है, वो खाना पीना छोड़ देती है और उसमें जो है कि वो ग्रीनिश डायरिया टाइप का सिम्टम आना शुरू होता है, हरा हरा डायरिया होता है और उसके जो गर्दन होते हैं वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं, टॉटिक वाले सिम्टम शो करते हैं मुर्गियाँ। और ये इसमें जो रानीखेत डिजीज, इसमें मृत्यु दर सबसे अधिक है। तो इसका प्रॉपर तरीका है कि आप इसको जो है कि वैक्सीनेशन करके आप इसको इससे मुक्ति पा सकते हैं। कि जैसे ही हम अगर किसी फार्म से या कहीं भी से चिक्स हम मंगाते हैं, अपना पोल्ट्री फार्मिंग अगर शुरू कर रहे हैं, तो उस केस में जो है कि आपको 8वें सप्ताह के बाद आपको जो है कि ये मुर्गी में जो है कि जो भी वैक्सीन पड़ता है, लसोटा स्ट्रेन और जो 8वीं वैक्सीन होता है, उसको आपको देना पड़ता है। तो आप उसको 0 से 5 दिन के अंदर में, आप 5वें दिन में कह सकते हैं कि 5वें दिन में आप उसको फर्स्ट डोज दे सकते हैं। फिर आप उसको 2 महीने के बाद सेकंड बूस्टर डोज पड़ता है और फिर 6 महीने के बाद उसको डोज दे सकते हैं। एक बीमारी है मैरेक्स डिजीज, इसमें भी पैरालिसिस सिम्टम शो करता है। मुर्गियों के जो दोनों विंग्स हैं, ठीक है, और जो लेग्स हैं वो चारों पैरालाइज कर जाते हैं और मुर्गियाँ पूरी तरीके से अचेत अवस्था में गिर जाती है। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं गम बोरो डिजीज, आईवीडी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। इसमें एक्चुअली होता है कि बर्सा फैब्रिकस जो कि पोल्ट्री में इम्यूनिटी के लिए काफ़ी इसका रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर बर्सा फैब्रिकस पे डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन से इस तरीके की डिजेनरेशन आती है तो मुर्गी का इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और फिर जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो रोग से प्रतिरोधक क्षमता उसमें नहीं होती है और ये मुर्गियों में इस तरह की बीमारी हो जाती है। खास करके मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जैसे मैरेक्स डिजीज और आईवीडी ऑलरेडी है कि हम जहाँ से चूजा लेते हैं उसमें डेवल चिक में भी कुछ है, उसको वैक्सीनेशन आपको करके ही वहाँ से जाना चाहिए, कि करके ही दिया जाता है, या फिर अगर नहीं किया तो वहीं पे करवा के ले। फिर कुछ वैक्सीन है जो कि रानीखेत है, उसको आपको अपने फॉर्म में दिलवाना पड़ता है, जो कि पशु चिकित्सा की सहायता से आप उसको इंट्राओकुलर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसान भाइयों को इस सप्ताह के कृषिगत कार्य हेतु दिए जाने वाले सुझाव कुछ इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मध्यम जमीन में समय पर रोपा गया कम अवधि वाले धान की अधिक उपजशील प्रभेद जैसे IR 36, IR 64, ललाट आदि पककर तैयार हो रही हैं या हो चुकी है। किसान भाई सही समय से इसकी कटाई कर लें, अन्यथा कटाई में देर करने में खेत में दाने झड़ने लगेंगे।
फसल काटते समय अगर खेतों में फाल्स स्पॉट रोग अथवा अगरबत्ती रोग वाली बालियां दिखाई पड़े तो उन बालियों को लिफाफे से ढककर काट लें तथा उन्हें जलाकर नष्ट कर दें। जो किसान भाई पैरा फसल पद्धति द्वारा विभिन्न रबी फसलों की खेती करना चाहते हैं वे सबसे पहले उपयुक्त खेत का चुनाव करें। इसके लिए मध्यम जमीन 2-2 वाली जमीन श्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे खेतों में जहां पर धान की फसल 15 दिनों के अंदर काटने लायक हो गई है, खेत में पर्याप्त नमी है तो वे विभिन्न रबी फसलों की बुआई यथाशीघ्र करें। इन फसलों की बुआई के समय किसान भाई यह ध्यान रखें कि बीज दर सामान्य खेती से 1.5 गुना रहे तथा खेत में पानी जमा हो तो खेत से पानी निकाल दें। साथ ही खेत में घास न रहे। जो किसान भाई चना की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर इसकी बुआई का कार्य आरम्भ करें। इस क्षेत्र के लिए चना की अनुशंसित देसी किस्में बीजी 372, बीजी 256, KWR 108, पंत जी 186, पंत जी 114 तथा काबुली किस्म HK 94-134, बीजी 1053, बीजी 1003 इत्यादि में से किसी किस्म की बुआई करें। आलू के पौधों में बुआई के 1 माह बाद शाकीय वृद्धि अवस्था में अगेती तथा पिछेती अंगमारी से बचाव के लिए 1.5 ग्राम क्रिलक्सिन या रेडोमिल MZ प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। कहीं कहीं आलू के पौधों में शाकीय वृद्धि अवस्था में पत्तियां मुड़ जाने की स्थिति जान पड़ रही है। अतः बचाव हेतु बाजार में उपलब्ध केल्डान 50 SP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सब्जियों में प्याज का बिचड़ा तैयार करने का उत्तम समय है। अधिक उपजशील किस्म N53, पूसा रेड, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्रीफाउंड डार्क रेड, पूसा व्हाइट राउंड एवं पूसा व्हाइट फ्लैट, माधवी, बम्बई सिलेक्शन, पटना व्हाइट, बेल्लारी रेड इत्यादि का चयन करें। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज हेतु 200 वर्ग मीटर क्षेत्र तथा 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा एवं 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर उठी हुई पौधशाला तैयार करें। पौधशाला के बीच कम से कम 70 सेंटीमीटर का फर्क होना चाहिए ताकि गुड़ाई कार्य करने में आसानी हो। 3 ग्राम थीरम से प्रति किलो बीजों को उपचारित कर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर गिराएं। बीजों को सूखी मिट्टी या सूखी भुरभुरी गोबर की खाद से दबाकर ढक दें। इसके ऊपर पुआल की परत डालें। फुहारे की सहायता से पौधशाला में सिंचाई करें। अंकुरित होने पर पुआल की परत को सावधानी पूर्वक हटा लें। बीमारी से बचाव के लिए 2 ग्राम वेविस्टीन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। बदलते मौसम में घरेलू पशुओं में बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, अतः रख रखाव में विशेष ध्यान दें। नवजात बकरी के मेमनों को सुबह शाम ठंडक से बचाने का प्रबंध करें। पशुओं को वर्षा उपरांत कृमि नियंत्रक औषधि अवश्य दें। गर्भवती पशुओं को पूरक आहार दें ताकि बच्चा स्वस्थ एवं दुग्ध उत्पादन अधिक मिल सके। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। ग्राम दुसहा, जिला छपरा के कृषक संतोष कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से सरसों की उन्नत प्रभेद एवं बुआई विधि के बारे में जानकारी चाहिए। तो संतोष कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। चर्चा करते हैं इसकी उन्नतशील किस्मों के बारे में। सरसों की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। राज विजय सरसों 2, इसकी पकने की अवधि है 120 से 140 दिन। पछेती दशा में बोने पर इसकी औसत उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि समय पर बोनी करने पर इस किस्म से 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसमें तेल की मात्रा 37 से 41% तक पाई जाती है।
यह किस्म सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र दोनों के लिए उपयुक्त है। कोरल 432, यह 113 से 147 दिन में पक जाती है। इसकी औसत उपज 18 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा 40 से 42% तक रहती है। यह सिंचित अवस्था हेतु उपयुक्त किस्म है। CS 56 नवल गोल्ड, इसके पकने की अवधि 113 से 147 दिन की होती है एवं इसकी औसत उपज 11 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक रहती है। इसमें तेल की मात्रा 35 से 40% तक होती है और यह किस्म पछेती बोनी हेतु उपयुक्त रहती है। NRC HB 101, पूसा सरसों 21, पूसा सरसों 27, RGN 73, आशीर्वाद एवं माया इत्यादि किस्मों में से भी आप किसी एक किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। जहां तक बात इसकी बुआई एवं बीज दर की है, बुआई का समय अक्टूबर का प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह तक इसकी बोनी की जा सकती है एवं इसकी बीज की दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। सरसों की सिंचित क्षेत्र में बोनी हेतु उपयुक्त समय 10 से 30 अक्टूबर होता है एवं इसके बीज की मात्रा 4.5 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। बीजों को बोने से पूर्व कार्बनडेजिम 3 ग्राम या थाइरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके उपरांत ही बीज की बुआई करना चाहिए। बुआई हमेशा देसी हल या सरिता या सीड ड्रिल से कतारों में करना चाहिए। इसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक ही बोना चाहिए। आइए अब देखते हैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं एग्रीन द्वारा भेजे गए प्रदेश के विभिन्न कृषि उत्पाद के भाव। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadataBihar@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।